नमस्कार, मैं प्रकाश रंजन सिन्हा नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान के इस 10th वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान का ये प्रयास है कि अपने देश के करोड़ों लोगों को सिंपल सरल भाषा में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई अलग-अलग विषयों पे समझाना, खास करके उन विषयों पे जहां पर कोई कंफ्यूजन है या क्लैरिटी की कमी है या कोई डर, कोई भय, कोई संदेह है या फिर जहां पर लोग गलत समझकर गलत निर्णय ले लेते हैं और ये सारी चीज़ उनको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा ये कोशिश है इन सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, कन्विक्शन डेवलप करना और उन विषयों पे एक सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट का निर्णय बड़ा सिंपल और सरल ढंग से अपने हित और अपने फायदे के लिए सही ढंग से ले सकें। हमने अपने 9th वीडियो में आपको बताया था डेट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और कब ज़रूरी है। तो हमने देखा था कि 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम डेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सेफ्टी की बात करते हैं। बट सेफ्टी किस चीज़ की? क्योंकि देखिए जब आप डेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 चीज़ ही बहुत ज़रूरी है और इन 3 चीज़ को ही ध्यान रख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पहली चीज़ है सेफ्टी इन गेटिंग रेगुलैरिटी इन द इनकम। जैसे आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो उसके अंदर एक सेफ्टी हो, उसके अंदर कोई विघ्न, कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा चाहते हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि आपके पैसे का वैल्यू कम हो, यानी सेफ्टी इन द प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द कैपिटल इन शॉर्ट टर्म। लेकिन यही पैसा अगर आप लंबी अवधि में चाहते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल में चाहते हैं, तो पैसा तो आपको ग्रो करेगा पहले और आपको ग्रोथ एसेट में डालना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने मंजिल के करीब आ जाते हैं तो उस वक्त पता नहीं कब क्या हो, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सडनली पैसे का वैल्यू इरोड हो जाता है। तो ये भी एक चीज बहुत जरूरी है, सेफ्टी इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑलरेडी अचीव्ड ग्रोथ ऑफ द मनी। तो ये 3 चीज को हमेशा ध्यान रख के आपको डेट में इन्वेस्ट करना है। बट कर क्या कोई डेट इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क भी है या कोई खतरा भी है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम सेफ्टी को इतना ज़्यादा उसको समझ लेते हैं कि हमें लगता है शायद इसके अंदर कोई खतरा ही नहीं है। और ये गलतफ़हमी या ये चीज़ मैंने बहुत लोगों में ऑब्ज़र्व किया है। तो आज का जो हमने विषय जो चुना है, वो ये है कि व्हाट आर द रिस्क इन डेट इन्वेस्टमेंट? तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि डेट इन्वेस्टमेंट में क्या-क्या रिस्क हैं, वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि रिस्क है, अलग-अलग इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है, अलग-अलग समय पे प्रभावित करता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, वो अलग-तलग के इन्वेस्टर्स को भी प्रभावित करता है अलग-अलग ढंग से। तो हमारे लिए बहुत समझना ज़रूरी है ये सारे रिस्क को और हम आज का वीडियो इसी के बारे में बात करेंगे। 6 रिस्क हैं जो डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट रिस्क, जो कि क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। दूसरा है आपको लिक्विडिटी रिस्क। तीसरा है आपको इन्फ्लेशन रिस्क। चौथा है आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क। पांचवा है आपको प्राइस रिस्क और छठा है आपको रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। और भी बहुत सारे रिस्क हैं, लेकिन चूंकि हम अपने रिटेल इन्वेस्टर्स या आम लोगों के बारे में ये वीडियोस बना रहे हैं, तो हम इन 6 रिस्क के भी बारे में बात करेंगे क्योंकि इस 6 रिस्क से ही मैक्सिमम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है। एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने पहला बताया था, आप रेगुलरिटी ऑफ इनकम या प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर मान लीजिए आपको समय पे आपको रेगुलर इनकम मिले ही नहीं या आपका कैपिटल ही नहीं मिले, यानी वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि रेगुलर इनकम पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि हर आदमी एक जैसा विश्वसनीय नहीं हो सकता है, यानी ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से डेट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी या डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर भी हम एक शब्द का यूज़ करते हैं, वो होता है क्रेडिट वर्दीनेस और उसकी एक मेजरमेंट होती है क्रेडिट रेटिंग द्वारा। तो आपके अलग-अलग संस्थाएँ हैं, जो कि रेप्यूटेड संस्थाएँ हैं, वो सारे उसकी क्रेडिट रेटिंग करती है। यानी कि जिस भी डेट इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसा डाला है, निवेश किया है, आपको अपने रेगुलर इनकम या कैपिटल या दोनों का वक़्त पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो उसके अंदर कितनी सेफ्टी, कितनी गुंजाइश या कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो उसको मेज़र करते हैं।
सबसे जो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है वो भारत सरकार द्वारा इशू किया जाता है, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल कहते हैं, या फिर पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद जो आपके होते हैं वो ट्रिपल ए रेटेड सबसे अच्छा माना जाता है, उसके बाद डबल ए प्लस, फिर डबल ए माइनस, उस तरह से आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है। यानी जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो आपकी डिफॉल्ट के जो रिस्क हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपका रेटिंग में आप नीचे हैं तो आपका डिफॉल्ट ही हो। इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले जितने पेपर्स हैं वो माने जाते हैं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट उसके अंदर भी बेहतर ये हो कि आप डबल ए और उसके ऊपर में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर कोई कंपनी एफडी या बैंक या बॉन्ड अगर जब इशू हुई थी तो ज्यादा अच्छी रेटिंग थी और उसकी अगर डाउन ग्रेडिंग हो चुकी है तो मेरा सुझाव ये होगा बेहतर हो आप उसको अवॉइड करें। बहुत सारे लोअर रेटेड या अनरेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं या एफडीज होते हैं, कंपनी एफडीज, जो कि आपको थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले ज़्यादा ब्याज दर दें या ज़्यादा अच्छा रिटर्न दें। इस लालच में नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि डेट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, न कि हायर रिटर्न। तो यहाँ पे इस बात को बहुत ही आप ध्यान दीजिएगा, रेटेड में और ए से ऊपर वाले रेटेड में ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड का, उस डेट प्रोडक्ट का आपको क्रेडिट प्रोफाइल जरूर देखना चाहिए, और वेटेड एवरेज जो सीआरवी है, जो क्रेडिट रिस्क वैल्यू जो है 10 या उससे ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है। चिट फंड्स या लोकलाइज्ड बैंक में डिपॉजिट करने से बचें, क्योंकि यहाँ पे अगर वो रेगुलेटेड नहीं है तो आपका अगर पैसा खो गया तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। हमारे देश में डिफॉल्ट्स पहले भी थे, आज भी है, और ये बात हमेशा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आगाह करना चाहूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट रेट्स हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि बढ़ ही रहे हैं। तो इस चीज़ से आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि गलत टाइप के इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालना है। दूसरा रिस्क है वो लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क मतलब बहुत सिंपल से, लिक्विडिटी का मतलब होता है मैं जब चाहूँ उसको आराम से बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकूँ, अगर मुझे पैसे की ज़रूरत हो। और अगर वो नहीं हो पाता है तो उसको हम लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, या उसको हम बोलते हैं कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट इलिक्विड है। तो पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप, तो उसके अंदर आप देख लीजिए कोई एग्जिट क्लॉज तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई एग्जिट क्लॉज है तो फिर वो आपको इलिक्विडिटी हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर एग्जिट क्लॉज है तो पेनल्टी कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेनल्टी ज्यादा है और वक्त से पहले आपने पैसा निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 1 साल बाद आपको पैसा चाहिए और आपने 3 साल के लिए बैंक एफडी कर दी, तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। पैसा तो आपको मिल जाएगा बट पेनल्टी तो आपको देना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। हमारे देश में जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो इशू हुई डेट सिक्योरिटीज हैं, उनकी बहुत क्रेडिबिलिटी है और वो मार्केट काफ़ी वाइड है। लेकिन उसी के मुकाबले में अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड देखा जाए तो वो उतनी लिक्विड नहीं है। तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने से बचें, थोड़ा सा ध्यान दें, और करें भी तो वैसे बॉन्ड में करें जिसकी बहुत ज़्यादा बेस हो या जिसकी ट्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तीसरी रिस्क जो है वो पैसे का सही दुश्मन है, और वो है इन्फ्लेशन रिस्क। हम सारे लोग महंगाई समझते हैं, बट क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट में भी इस चीज़ को समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि महंगाई क्या है और महंगाई रिस्क क्या है। आज का जो 1 लाख रुपया है, आज से 20 साल पहले इसी 1 लाख रुपए की परचेजिंग पावर 3,87,000 थी लगभग, और इसी की 1 लाख की आज से 20 साल आगे परचेजिंग पावर 31,180। इसका मतलब है कि आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कितनी तेजी से कम हो रही है। अगर मैं 20 साल पहले 20 साल का अगर देखूं तो लगभग 72% आपका पैसे का वैल्यू इरोड हो गया है, और आने वाले 20 साल को अगर मैं देखूं तो लगभग 69% आपका पैसे का वैल्यू इरोड हो जाएगा। और मैं अगर ये पूरे 40 साल का ले लूं, 3,87,000 40 साल के अंतराल में आपका 31,180 बनेगा, तो आपका लगभग 92% पैसे का वैल्यू इरोड हो गया है। तो इन्फ्लेशन रिस्क मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी गेटिंग इरोडेड। अब ये एक सच्चाई है जो कि हमारे देश में नहीं, विश्व के हर देश में है। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा, हम और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इससे बचाव कैसे करेंगे तो ये। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उससे एक चीज आपको बड़ा साफ हो गया है कि अगर लंबे समय तक अगर आपका पैसा
डेट में अगर पैसा पड़ा रहा जो कि इन्फ्लेशन को फाइट नहीं कर पाता है बहुत ज्यादा, तो आपके पैसे की परचेजिंग पावर ज्यादा इरोड होगी। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि लंबे समय के लिए डेट में पैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने गौर किया होगा, मैंने हमारे 9th वीडियो में भी आपको बताया था ये बात कि आपका डेट में कितना पैसा होना चाहिए, चाहे आप रिटायरी हो या जो भी हो, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रोथ के हिसाब से देखना है या रेगुलरिटी ऑफ इनकम के हिसाब से देखना है, तो हमें निवेश उसी ढंग से करनी चाहिए। ये मैं आगे जब बताऊंगा आपको कि कितना करना चाहिए, क्योंकि ये खास करके रिटायरीज के लिए बहुत जरूरी है। रिटर्न आपको कमिटेड है, ब्याज दर कमिटेड है, वो नोशनल है, लेकिन आपको जो मिलता है, जिसको आप पैसे को जो खर्च करेंगे, वो रियल है। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपके हाथ में नेट क्या आ रहा है, व्हाट इज द नेट रिटर्न। एंड नेट रिटर्न मतलब होता है नोशनल माइनस इन्फ्लेशन के बाद। इन्फ्लेशन रिस्क रहेगी, आगे भी रहेगी, और वजह बड़ा साफ है। हमारी इकोनॉमी जो है कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, यानी कि हम सब एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, अच्छी जिंदगी चाहते हैं, और उसमें क्या है, हम अपने इकोनॉमी में एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। यानी हमारी जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड लेड इन्फ्लेशन है। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की कंज्यूमर डिमांड्स बढ़ेंगे, तो आपका इन्फ्लेशन कम नहीं होगा बल्कि रहेगा ही। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन से आप बच नहीं सकते, हाँ उसे आपको मैनेज कैसे करना है। और जैसा कि मैंने बताया, आपका कितना पैसा एक्सपोज होना चाहिए, मेरे हिसाब से अगले 5 साल या 7 साल मैक्सिमम, मैं 7 साल रिटायरीज के लिए बोल रहा हूँ, आप उसको रखिए। 3 से 7 साल के बीच में जो आपका पैसा जो आपको चाहिए, चाहे वो सेफ्टी की प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल के लिए चाहिए, या रेगुलरिटी ऑफ इनकम के लिए चाहिए, या प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रोथ के लिए चाहिए, तो वो आपको उतना पैसा आपको ही सिर्फ आपको ध्यान देना है। और ज्यादातर पैसा आपका ग्रोथ एसेट में होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को ग्रोथ एसेट जो कि इक्विटी है, वो सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से उसका सामना करता है। चौथी रिस्क जो है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। हमारे देश में आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का जॉब ये है कि वो देखेगा है कि आपका इन्फ्लेशन एक कंट्रोल में रहे, 2 से 6% के बीच में रहे। लेकिन आरबीआई का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, यानी हमारे बैंकिंग सिस्टम में इनफ लिक्विडिटी हो, पैसे इतने हो जो कि देश के कंजम्पशन नीड्स को हेल्प कर सके, चाहे वो इंडिविजुअल को या कॉर्पोरेट को चाहिए। तो आरबीआई का जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है या इमीडिएट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, हमेशा टू कीप इन्फ्लेशन विद इन अ रेंज ऑफ 2 to 6%। बट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आरबीआई का साथ में ये भी है कि देश में तरक्की हो, खुशहाली हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। और आरबीआई क्या करता है, वक्त वक्त पे आपको अपने डिफरेंट पॉलिसी मेजर से, जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, रिपो रेट, रिवर्स रिपोर्ट है, इसके अंदर कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है, ताकि एक मैसेज जाए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में कि हम सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी चाहते हैं या कम लिक्विडिटी चाहते हैं, यानी पैसा बढ़े या घटे। और उसी अनुसार क्या होता है, हमारे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता भी रहता है। तो ये जो चेंज इन इंटरेस्ट रेट है वो है आपको हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये देखिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क को अगर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो इसको हमें दो ढंग से देखना होगा। एक, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या ट्रेंड है। तो हमने शॉर्ट टर्म में देखा है कि एक रेंज बाउंड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिएगा तो आप गौर कीजिएगा कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे घट ही रहा है। 1980s में जो इंटरेस्ट रेट था, उसके मुकाबले में 90s में कम हुआ है, उसके मुकाबले में 2000 में कम हुआ है, उसके मुकाबले में 2010 में कम हुआ है। क्योंकि हमारी कंट्री एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीडीपी बढ़ रहा है, भारत सरकार के पास ज्यादा टैक्स आ रहे हैं, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा धीरे 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 कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होना चाहिए, ताकि इससे कॉर्पोरेट्स को सस्ते में पैसा मिले या कंज्यूमर को सस्ते में पैसा मिले, और वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो आप गौर कीजिएगा, लॉन्ग टर्म आपका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, और शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड फ्लक्चुएशन हो रही है। अब जिन्होंने मान लीजिए 1980 में पैसा डाला था और वो डेट में ही कंटिन्यू रख रहे हैं, पैसे को रोल कर रहे हैं, तो उनको इस चीज का तो नुकसान हुआ ही है। और ये जो अगला रिस्क है, जिसको हम बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब क्या हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका घट रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको दिख रहा है, आप उसी पैसे को, जैसे ही आपका मान लीजिए कोई बैंक एफडी मैच्योर होता है, आप उसी पैसे को दोबारा फिर आप सिमिलर टाइप ऑफ
डेट इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते हैं तो आप गौर कीजिएगा, लॉन्ग पीरियड में भले ही आपका पैसा डेट इन्वेस्टमेंट में 20 साल या 25 साल था, लेकिन वो धीरे-धीरे कम ब्याज वाले में लग रहा है। यानी आपको पहले अगर डबल डिजिट का अच्छा एक रिटर्न आ रहा था, तो अब आपको सिंगल डिजिट में 5 या 6% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो आपका 5वां रिस्क है, वो आपको है रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, जो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक छठा रिस्क भी है, वो है प्राइस रिस्क। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो होता क्या है, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मार्केटेबल बॉन्ड्स हैं, उनके बाजार में एक प्राइस है, वो भी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वो उल्टे डायरेक्शन में होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनके प्राइसेस कम होते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप उस बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं और आपने अगर उस वक्त बेचा जब ये इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट हुआ, तो आपको फायदा हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है। इस छठे रिस्क को हम बोलेंगे प्राइस रिस्क। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके पहले दो रिस्क, डिफॉल्ट और लिक्विडिटी रिस्क, ये आपके अपने गलत निर्णय से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े सोच समझ के और सही निर्णय लेना है, गलत जगह नहीं पैसा डालना है। लेकिन बाकी जो 4 रिस्क है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और उसी के साथ जुड़ा हुआ री-इन्वेस्टमेंट और प्राइस रिस्क है, इसको आपको मैनेज करना है। और इन्फ्लेशन का जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका पैसा रहेगा तो ज़्यादा आपका पैसे का वैल्यू कम होगा। इंटरेस्ट रेट के साथ आपका री-इन्वेस्टमेंट रिस्क और आपका प्राइस रिस्क जुड़ा हुआ है। तो इसके 2 तरीके हैं आपको। एक, या तो हम पैसे को अपने डेट म्यूचुअल फंड में डालें, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर इस रिस्क को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करता है। इंटरेस्ट रेट घटे या बढ़ेगा, उसके पहले ही वो अपने पोर्टफोलियो में चेंज कर देता है, क्योंकि किसी भी डेट फंड के अंदर शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले पेपर भी होते हैं और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले पेपर भी होते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले जो डेट पेपर होते हैं, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे वो ज्यादा गेन में हो या लॉस में हो। और शॉर्ट टर्म वाले भी प्रभावित होते हैं, बट वो कम होते हैं। और बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शायद प्रभावित भी नहीं होते हैं। तो फंड मैनेजर क्या करता है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो इस ढंग से चेंजेस करता है कि इसकी इम्पैक्ट आपको जब फायदे की तरफ हो तो उसको मैक्सिमाइज करेगा, और अगर नेगेटिव की तरफ हो तो उसको मिनिमाइज करेगा। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, प्राइस रिस्क, इसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको अपने पैसे को डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। दूसरा, मैं जो रिटायरीज के लिए बोलना चाहूंगा, हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पीएम वय वंदना योजना है, जो कि 7% से ज्यादा आज के डेट पे आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है पर एनम, और वो लंबे अवधि के लिए भी है, 7 साल 10 साल के लिए है। तो पहले तो आपका पूरा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा, मैक्सिमम पैसा आप वहां पे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक अच्छे रेट पे अपने पैसे को ब्लॉक कर रहे हैं एक लंबे रेट के, लंबे अवधि के इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो कि बहुत ही क्रेडिबल, और जहाँ पे कोई आपको डिफॉल्ट रिस्क जैसी चीज नहीं। यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक श्योरिटी ऑफ रेगुलर इनकम तो हुई क्या, और आपके इन्वेस्टमेंट थोड़े लंबे समय के लिए एक अच्छे रेट पे और अच्छे सिक्योरिटी में है, जहां पे आपका डिफॉल्ट रिस्क की कोई चांसेस नहीं है। रेगुलर इनकम वालों के लिए मेरा ये सुझाव होगा कि आपका पैसे ऐसे जगह इन्वेस्ट होना चाहिए जहां पे रेट ऑफ ग्रोथ जो है अच्छी हो, और आपका रेट ऑफ विड्रॉल है, यानी जो आपको पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, दैट शुड बी इक्वल और लेस देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द मनी, दैट इज इंटरेस्ट इनकम जो आपको मिलता है। आपको ये ध्यान में देखते हो आपको कितना पैसा वहां पे लगाना होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए किसी रिटायरी को 80 लाख रुपया मिलता है और उसका घर खर्च 40,000 है पर मंथ, उनका और उनके स्पाउस का, यानी इस पूरे साल का 4,80,000 हो गया। यानी ये 4,80,000 अगर मैं मानूं कि उनको पीएम वय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस एमआईएस या डेट म्यूचुअल फंड भी मैं ले लूं, इनका अगर मैं एक एवरेज रिटर्न 7% भी लेके बैठता हूं, तो ये 4,80,000 7% लगभग होना चाहिए। यानी आपका पैसा कितना इन्वेस्ट होना चाहिए उस डेट इन्वेस्टमेंट में, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 0.07%, जो कि लगभग आपको 67 लाख समथिंग होता है। अगर 80 लाख था तो आप पूरा का पूरा, आप 80 लाख आपको डेट
में डालने की जरूरत नहीं है। इतना आप डेट में डालिए ताकि आपसे आपका आराम से घर खर्च चलता रहे, आपकी कैपिटल भी इरोड नहीं होगी और आपका 11 साढ़े 11 लाख रुपया ग्रोथ एसेट इक्विटी में लगा रहेगा, जो कि आपके आने वाले 10 साल 20 साल में आपको मदद करेगा। एक बड़ा ही स्टार्क रियलिटी में आपसे शेयर कर रहा हूं। हिंदुस्तान में 39% लोग, खास करके जो रिटायरीज हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, 39% रिटायरीज जो हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। और इसका वजह एक हो सकता है कि जब उन्होंने रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने का सोचा तो उस वक्त 25-30 साल जहां पे भी उन्होंने निवेश किया वो ग्रोथ एसेट में नहीं किया। और दूसरी चीज, जब वो रिटायर भी हुए तो सारा का सारा पैसा फिर उन्होंने डाल दिया डेट में। तो मैंने आपको 9th वीडियो में बताया है डेट जरूरी है, बट कितना जरूरी है, कब जरूरी है, ये भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिस्क है आपके वो डेट इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से करते हैं और रिटायरीज खास करके सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका एक उतना ही अमाउंट पैसा होना चाहिए डेट में जो उनके रेगुलर एक्सपेंसेस यानी रेगुलर इनकम को बीट कर सके और कैपिटल भी उनका इरोड ना हो। रिटायरीज के संदर्भ में मैं एक बड़ा डिटेल, मेरे वीडियोस आएंगे बहुत जल्दी और उसमें मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने एक बुक लिखा है लर्न टू इन्वेस्ट बाय मैनेजिंग रिस्क, जो कि अमेजन में उपलब्ध है। उसमें भी बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत सिंपल सरल ढंग से बताया है कि अलग अलग रिस्क कहाँ से हैं, क्यों हैं और किसको कैसे मैनेज करना है। एक आखिरी रिस्क है जिसको मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, वो कम्युनिकेशन रिस्क है। देखिए, हम लोग एक ऐसे दुनिया में जीते हैं जहाँ पे आपको आए दिन आपको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग तरह की न्यूज़ खबरें आती हैं और बहुत बार आप गौर कीजिएगा या आप पढ़िएगा, सुनिएगा, आज बहुत अच्छा समय है डेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आज अच्छा समय नहीं है डेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो लोग भी ये बात बोलते हैं वो रिलेटिव सेंस में बोल रहे हैं, मतलब वो इक्विटी या दूसरे एसेट्स के कंपेयर करके ये बातें बोल रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि नहीं, डेट आपको 3 ऑब्जेक्टिव को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। डेट इन्वेस्टमेंट में आपको कोई टाइमिंग नहीं करना है, ये सही है या गलत नहीं है, क्योंकि डेट इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के लिए होता है, टाइमिंग के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए ये सारे जो कम्युनिकेशन आप सुनते हैं कि नहीं ये डेट इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम नहीं है या सही है, प्लीज मैं इससे बोलूंगा कि इसको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये रिलेटिव सेंस में कहा गया है, जबकि आपको पैसा चाहिए था एब्सोल्यूट सेंस में। यानी अब मैं जब एब्सोल्यूट कर रहा हूं तो आपको अपनी सेफ्टी, रेगुलरिटी ऑफ इनकम, प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द मनी इन शॉर्ट टर्म और प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द मनी व्हेन यू वांट इट इन अ लॉन्ग टर्म, ये आपकी ऑब्जेक्टिव है। तो प्लीज इन सब चीजों को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने हित, अपने फायदे के लिए जो चीजें वही कीजिए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस पे अपनी राय दे सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स से शेयर कीजिए। मैं आपको इसी तरह से और भी वीडियो शेयर करता रहूंगा, बताता रहूंगा, क्योंकि नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान का ये प्रयास है कि अपने देश के करोड़ों लोगों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करना। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट से अलग अलग विषयों पे उनकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए और वो कोई भी गलत निर्णय न ले। धन्यवाद अपना बहुत ही बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू।